Welcome to FA online classes. Student, today we are going to start lesson number 17, Water Drives Our Lives, of our EVS book, which is given at page number 95. The name of lesson number 17 is Water Drives Our Lives. इसका मतलब होता है कि पानी ही हमारे जीवन को या जिंदगी को चलाता है, यानी पानी से ही हमारी जिंदगी चलती है। हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे जानवर हो या इंसान, कोई भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। बच्चों, आज हम इस लेसन में पानी की इम्पोर्टेंस और उसके जरियों के बारे में कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से हमें मिलता है, आज इस बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फ्रॉम द लास्ट 2 days द वाटर सप्लाई टू अवर कॉलोनी वाज स्टॉप्ड ड्यू टू सम रिपेयर वर्क। पिछले 2 दिनों से वाटर सप्लाई हमारी कॉलोनी की रुक गई थी, कुछ रिपेयर वर्क की मरम्मत के काम की वजह से। वी यूज्ड अप ऑल द स्टोर्ड वाटर एंड हैड टू गेट वाटर फ्रॉम ए नियर बाय वाटर पंप। और हमने घर का जमा किया हुआ रखा हुआ सारा पानी इस्तेमाल कर लिया और फिर हमें करीब के एक वाटर पंप से पानी लेने जाना पड़ा। ऑन द वे टू द पंप my grandfather told me how and from where they used to get water when they were young. रास्ते में पंप की तरफ जाते हुए मेरे दादा ने मुझे बताया कि कहाँ से और कैसे वो पानी यूज करते थे, मतलब लेते थे इस्तेमाल करने के लिए जब वो जवान थे, यंग थे। बच्चों, अब इसकी रीडिंग आप खुद करेंगे, मैं आपको इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि पानी जो है वो एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी एक प्राकृतिक संसाधन है जो कुदरत की तरफ से हमें मिला हुआ है, जो सभी जानदार चीज़ों के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए उनके ज़रूरी है। और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है ये बताया है। फ्रूट्स में, यानी फल में, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियों में, लीव्स पत्तियों में, एनिमल्स जानवरों में, एयर हवा में, एंड इवन इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में भी, यानी हमारे जिस्म में भी पानी मौजूद है। इसकी मेन सोर्स वाटर की, यानी मुख्य जरिया पानी का पृथ्वी पर क्या है, रेन है, बारिश है। अब कुछ पार्ट जो है, यानी कुछ हिस्सा बारिश के पानी का एब्जॉर्ब हो जाता है जमीन में, जमीन के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अंडरग्राउंड के तौर पर, यानी जमीन के नीचे स्टोर्ड हो जाता है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और कुछ ये अंडरग्राउंड वाटर यूज होता है, कौन कौन इसको यूज करता है, बाय प्लांट्स, यानी पौधों के जरिए यूज हो जाता है। और उसमें से कुछ बाहर निकाल लिया जाता है, किस किस के जरिए, जैसे वेल्स बताए, यहाँ पर कुएं हैं, ट्यूब वेल्स हैं, हैंड पंप वगैरह हैं, नल जो होते हैं, और फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और कुछ रेन वाटर, यानी कुछ बारिश का पानी जो बचा हुआ होता है सरफेस पर, यानी पृथ्वी की सतह पर, उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है सरफेस वाटर जो होता है, ये रिवर्स, नदियों में, लेक्स, झीलों में, पॉन्ड्स, तालाबों में, स्ट्रीम, झरने वगैरह हैं, सीज, ओशन, समुद्र, महासागर वगैरह में पाया जाता है। लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर। स्टूडेंट, यहाँ पर हम पानी के लोकल सोर्स यानी जरिए के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सिटीज में, यानी शहरों में वाटर कहाँ से, रिवर से, नदियों से लिया जाता है और फिर उसको प्यूरिफाइड किया जाता है और फिर उसे पीने के लायक बनाया जाता है। फिर ये हमारे घरों में पाइपलाइन के थ्रू पहुँचता है। इसलिए हमें पानी को लेने के लिए या पाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती। अब गाँवों में बताया गया है कि गाँवों में लोग कैसे पानी को मतलब प्राप्त करते हैं, कहाँ कहाँ से, वेल्स है, कुएं हैं, रिवर्स, नदियां हैं, पॉन्ड्स हैं, इन सब से उनको पानी मिलता है। और ये सोर्स जो है वाटर के, यानी पानी के जो जरिए हैं, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, कितनी, ये बताया हम, बहुत दूरी पर होते हैं गाँव से। इसलिए गांव वालों को मतलब काफ़ी किलोमीटर तक जाना पड़ता है पानी इकट्ठा करने के लिए या लेने के लिए, यानी पास में नहीं होता, दूर होता है, तो वहाँ पर उनको काफ़ी दूर तक चलकर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। और ज़्यादातर गाँवों में आज भी बता रहे हैं कि पानी जो है वो डायरेक्टली घरों में आता है,
पाइपलाइन के थ्रू, जैसा कि शहरों में आता है, अब कुछ गाँव में ऐसे ही पानी पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्ट घरों में पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम पानी के प्राचीन जरियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी पानी के प्राचीन स्रोत क्या थे, पुराने वक्तों में लोग पानी कैसे मतलब लेते थे या पाते थे। यहाँ पर बताया कि एंशाइंट सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी के प्राचीन जरिए। ये बता रहे हैं कि पहले के टाइम में यानी पुराने वक्त में लोगों को एक लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता था पानी के लिए, यानी पानी लाने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए। इसलिए कुछ जो स्ट्रक्चर्स थी वो बनाई गई ताकि बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टोर कर सकें और अंडरग्राउंड वाटर को भी हम प्राप्त कर सकें। अब हम इसी बारे में और अधिक पढ़ेंगे या जानेंगे कौन कौन से उसके जरिए होते थे पुराने टाइम में। फर्स्ट यहाँ पर बताया है बाउलीज। बाउलीज बताया कि स्टेप वॉल्स होते हैं पुराने जमाने के और पानी के जो है प्राचीन स्रोत होते हैं, और उनका एक अनयूजुअल डिजाइन होता है, और वो एक तरीके से टैंक होते हैं जिसमें सब साइड से क्या होता है, उसमें स्टेप्स होती हैं, यानी सीढ़ियाँ बनी होती हैं, हर साइड में सीढ़ियाँ होती हैं, और एक तरीके से वो टैंक होता है, उसको हम बावलीज बोलते हैं। और वो बनवाई गई थी, किस लिए बनवाई गई थी, ताकि पानी को कलेक्ट किया जा सके, और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती थी, और फिर लोग उनका इस्तेमाल करते थे उस पानी का किस किस काम के लिए, पीने के लिए, और दूसरे जो उनके पर्पज होते हैं उस काम के लिए। अब यहाँ पर बताया है कि बाउलीज जो हैं गुजरात में और राजस्थान में वो आम थी, यानी ज़्यादातर बाउलियाँ वहाँ पर पाई जाती थी, और उसमें से ज़्यादातर बता रहे हैं कि बाउलीज जो है अब यूज़ नहीं होती, यानी इस्तेमाल में नहीं आती, और वो अब टूट फूट गई हैं या नष्ट हो गई हैं, और फिर या कुछ खंडर बन गई हैं उनमें से। सेकंड नंबर पे बताया है प्याउज। वर्ड प्याऊ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू ऑफर लिक्विड टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए लिक्विड ऑफर करना या देना। यहाँ पर बताया कि पहले के टाइम में प्याऊ जो थे, यानी एक तरीके से कुएं होते थे जो खुदवाए जाते थे रोड साइड पर, यानी रोड के किनारे पर, और उनको कौन खुदवाता था, या हाईवे पर वो उनको किंग्स वगैरह जो राजा होते थे वो खुदवाते थे, या फिर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लंबे जो डिस्टेंस होता था, मतलब यात्रियों को अगर लंबा सफर करना पड़ता था तो उन लोगों के लिए ये खुदवाए जाते थे। अब बता रहे हैं यहाँ पर अब के दिनों में या आजकल जो प्याऊ है उसने किसकी शक्ल इख्तियार कर ली है, किस शक्ल में वो चेंज हो गया, पॉट्स में, यानी वो अब हमें मटके में नजर आता है, मटकाज में। मटका जो है वो पानी से भरे हुए होते हैं और रोड साइड पर रखे हुए होते हैं, कब, गर्मी के सीजन में। लोग उनमें से पानी पी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर, यानी बिना पैसों के, यानी फ्री में पानी पी सकते हैं, और वो मेंटेन होते हैं, यानी उनका रख रखाव या उनका कौन सब काम करता है उनका, वो लोकल रेसिडेंट्स जो होते हैं, यानी नागरिक होते हैं, आम नागरिक जो रहने वाले होते हैं, या नियर बाय टेम्पल वगैरह जो आसपास टेम्पल होता है, जैसे मंदिर है, मॉस्क, मस्जिद है, गुरुद्वारा वगैरह के जो लोग होते हैं वहाँ के आसपास के रहने वाले, वो उनको मेंटेन करते हैं। वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी। यहाँ पर अब हम इस पानी के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि पानी हमारे सिंचाई के काम आता है। यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो उगती हैं अलग अलग रीजन्स में, क्षेत्रों में। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, जितनी उनको ज़रूरत होती है, यानी फसल को कितने पानी की ज़रूरत होती है उसी के ऊपर डिपेंड होता है ये। और यहाँ पर बताया कि कुछ फसल जैसे कि राइस है, चावल है, जूट है, इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और वो कहाँ पर उगती हैं, बढ़ती हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश खूब होती है। और मिलेट्स बताया यहाँ पर ये ड्रायर पार्ट्स में, यानी सूखे जो हिस्से होते हैं वहाँ पर उगता है। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। गेहूं और शुगर केन बताया यहाँ पर बड़े होते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, यानी मध्यम वर्षा होती है, ना तो बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी क्रॉप्स को ज़रूरत होती है मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर की, यानी मध्यम पानी की क्वांटिटी की उसको ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि चाय और कॉफ़ी जो होती हैं वो कॉमनली कहाँ पर ग्रोन होती हैं, कहाँ पर बड़ी होती हैं या उगती हैं,
वो हिल स्लोप्स यानी पहाड़ी ढलानों पर उगती हैं, जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, मतलब खूब प्लेंटी में, यानी खूब भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल होता है, लेकिन वो वहाँ पर ठहरता नहीं है, यानी ढलान की वजह से थोड़ा सा चला जाता है, थोड़ा ही रुक पाता है। और पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है, तो हम सभी जानते हैं बड़े होने के लिए प्लांट्स वगैरह को पूरे साल पानी की ज़रूरत होती है। इस और ये पानी हमें कहाँ से मिलता है इनको? थ्रू इरिगेशन, यानी सिंचाई के ज़रिए से इनको मिलता है। अब यहाँ पर बताएं इरिगेशन क्या होता है? वाटरिंग ऑफ फील्ड बाय आर्टिफिशियल मीन, यानी खेतों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ही इरिगेशन सिंचाई कहलाता है। अब यहाँ पर बताएं इसके क्या क्या सोर्स हैं इरिगेशन के इंडिया में, यानी क्या क्या जरिए हैं सिंचाई के। बताया ये वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एंड टैंक्स, ये कुछ जरिए हैं। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी दी हुई है। वेल्स क्या होते हैं? कुएं। ये डीप होल होते हैं, यानी गहरे छेद होते हैं जो ग्राउंड में खोदे गए होते हैं अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लाने के लिए सरफेस पर। और फिर वाटर कैसे निकाला जाता है कुएं से? एक बकेट और रोप के यूज करके निकाला जाता है। आज अब के दिनों में या आजकल डीजल और इलेक्ट्रिक पंप यूज किए जाते हैं पानी को कुओं से बाहर निकालने के लिए, और वो बहुत गहरे होते हैं। ऐसे जो वेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल्स बोलते हैं, या उनको कहा जाता है ट्यूबवेल्स। कैनाल्स, ये बताया कि कुछ स्मॉल चैनल्स होते हैं जो खोदे गए होते हैं पानी को कहाँ से लेने के लिए? उसमें से, रिवर्स में से। और कहाँ पर देना होता है फिर? फील्ड्स तक, यानी नदियों से खेतों तक पहुंचाने के लिए इनको खोदा जाता है। कुछ जगहों पर जहाँ पर ग्राउंड जो है, यानी जमीन जो है बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है, और कुएं नहीं खोद सकते, तो वहां पर किस तरीके से पानी मिलता है? फिर रेन वाटर, यानी फिर लोग जो होते हैं वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? टैंक्स कहते हैं। और दूसरे भी डिवाइस यूज किए जाते हैं किसानों के जरिए खेतों की सिंचाई करने के लिए इन जरियों से अलावा। यहाँ पर बताया फर्स्ट वाटर व्हील, यानी पानी वाला पहिया। इसमें एक पिक्चर भी दिखाई हुई है। ये पानी में एक पहिया होता है, ये घूमता रहता है, इसमें बकेट लगी होती है, तो पानी इसमें एक तरफ से बढ़ता जाता है, दूसरी साइड उलटता जाता है। वाटर व्हील क्या यूज करता है? जो गिरते हुए पानी की एनर्जी उसको यूज करता है, और उस पहिए में बकेट यानी बाल्टियां फिक्स होती हैं। जैसे जैसे पहिया जब रोटेट करता है, घूमता है, तो जो बहता हुआ पानी है वो बाल्टियां उसमें से टकराता है, यानी बाल्टियां आपस में टकराती हैं बहते हुए पानी की। और जैसे जैसे पहिया घूमता जाता है, जो बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर पानी होता है, वो दूसरी साइड में गिरता जाता है, और फिर तब ये कहाँ चला जाता है? वाटर चैनल में, जो खेतों में सिंचाई करने के लिए बनी होती है। फिर ये पानी वहां पर पहुंच जाता है। और वाटर व्हील्स का यूज होते हैं किस लिए भी, यानी इसका और यूज कौन कौन से हैं इसके अलावा? इसके यूज बताएं यहाँ पर। पानी निकालने के लिए कुओं से इसको यूज करते हैं, और गेहूं से आटा पीसने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम विंड मिल के बारे में पढ़ेंगे। विंड मिल क्या होती है? इसको हम पवन चक्की भी कहते हैं। ये पिक्चर में दिखाई हुई है, जो हवा से घूमती रहती है, चलती है। और ये कैसे चलती है? विंड मिल बताया है कि यूज करती है विंड एनर्जी को, यानी हवा की जो एनर्जी होती है उसको यूज करती है। किस लिए? पानी को, कुएं से पानी को निकालने के लिए यूज करती है। वाटर पंप, वाटर पंप बताया एन इलेक्ट्रिक वाटर पंप जो होता है वो भी यूज किया जाता है सिंचाई के लिए, और ये यूज किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को बाहर लाने के लिए। ये इसकी पिक्चर दिखाई हुई है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर यहाँ पर बताया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी छिड़काव वाला, या एक तरीके से हम कह सकते हैं फुहारे वाला सिस्टम। जैसा पिक्चर के अंदर दिखाया, और आपने बहुत से गार्डन में भी इसको देखा होगा, छोटे छोटे फुहारे लगे होते हैं जो चारों तरफ मूव होते रहते हैं, और पानी उसमें से पूरे खेत में चला जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि स्प्रिंकलर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। उसमें पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू पानी चारों तरफ छिड़कता रहता है बराबर मात्रा में, खेत को सिंचाई करने के लिए, यानी खेतों में पानी देने के लिए वो चारों तरफ घूम घूम कर बराबर मात्रा में पानी का छिड़काव करते रहते हैं। और इस तरीके से, यानी इस सिस्टम से बहुत सारे पानी की बचत होती है, यानी इससे पानी वेस्ट नहीं होता और काफी पानी बच भी जाता है।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज यानी पानी और उसकी जो विशेषताएं होती हैं, खासियत क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर अपनी प्योर फॉर्म में यानी शुद्ध शक्ल में कैसा होता है? अगर शुद्ध है पानी तो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। लिक्विड यानी अगर पानी हमारा प्योर है तो बिना कलर का होगा, यानी इसका कोई रंग नहीं होगा, कोई जायका नहीं होगा और वो बिना बदबू वाला होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जो है वो कितनी स्टेट्स होती है उसकी, तीन फॉर्म में पाया जाता है। पहली है सॉलिड यानी ठोस, ठोस रूप में किस रूप में पाया जाता है? आइस, बर्फ की शक्ल में। दूसरा है लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये ड्यू, रेन यानी ओस और बारिश में। एंड लास्ट है हमारा गैस, गैस जैसे स्टीम यानी भाप वगैरह। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज पानी की जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे हम फ्लोटिंग, सिंकिंग, मिक्सिंग यानी तैरना, डूबना और मिक्स मिक्स होना। क्या आपने कभी हैरान हुए हैं, मतलब आपको कभी हैरानी होती है कि जैसे पत्थर और लोहे की जो कील होती है वो पानी में सिंक हो जाती है यानी डूब जाती है, जबकि थर्माकोल और ड्राई वुड जो होती है, सूखी लकड़ी, वो पानी पर तैरती है। क्यों? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? ये जानकर आपको हैरानी होती है ना। यहाँ पर बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट सिंक होता है या फ्लोट होता है यानी डूबता है या तैरता है, किस पर डिपेंड करता है? वो उसकी डेंसिटी पर यानी उसके घनत्व पर निर्भर करता है कि वो डूबेगा या तैरेगा। अब डेंसिटी बताइए कि क्या होती है? डेंसिटी को अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो ये कैसे डिग्री होती है जिस पर कोई भी सब्सटेंस होता है, ये देखा जाता है कि वो घना है या हेवी है यानी भारी है, इन रिलेशन टू साइज, साइज के रिलेशन में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का घनत्व जो है वो ज्यादा होगा पानी से, तब क्या होगा? तब वो सिंक हो जाएगी यानी डूब जाएगी। अगर पानी से उस चीज का घनत्व ज्यादा है तो वो चीज डूब जाएगी। अब जैसे यहाँ पर बताया कि स्टोन से, पत्थर और आयरन नेल्स यानी लोहे की कील क्योंकि हैवी होती हैं और उनका डेंस ज्यादा होता है पानी से, तो इसीलिए वो डूब जाती हैं। और थर्माकोल और ड्राई वुड बताएं, यहाँ पर उसकी डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है पानी से, तो इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ सब्सटेंसेस यानी कुछ पदार्थ जो मिक्स हो जाते हैं यानी आसानी से मिल जाते हैं और डिजोल्व हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं वाटर में, जबकि कुछ नहीं हो पाते। अब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि कुछ पदार्थ सॉल्ट है, नमक है और शुगर, चीनी है, ये पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाती है यानी घुल जाती है। इसलिए इन सब्सटेंसों को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंसेस यानी घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जबकि कुछ दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि सैंड है यानी रेत है और ऑयल है, तेल है, ये पानी के साथ आसानी से मिक्स नहीं होता और घुलता भी नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस यानी अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। लिक्विड जैसे कि वाटर है, पेट्रोल है, मिल्क है, ये सब किसमें मेजर्ड होते हैं यानी मापे जाते हैं? ये लीटर में मापे जाते हैं। और लीटर क्या है? लीटर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की यानी नापने की। लिक्विड को नापने की मेजरमेंट इकाई जो है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या है? लीटर है। और जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं यानी छोटी छोटी मात्राएं होती हैं, उसको हम किस में मेजर करते हैं? उनको हम मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं ml। और यहाँ पर बताया गया है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है कितने के? 1000 ml यानी 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए एक्सरसाइज टाइम देखते हैं इसका। लेट्स सी पार्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिए हुए, इसमें आपको लेसन से ही रिलेटेड जो वर्ड है वो आपको फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट है डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जमीन पर पानी का मुख्य जरिए क्या है? यहाँ पर फिल करेंगे हम रेन। सेकेंड है वाटरिंग ऑफ फील्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? पानी को पानी के आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब उसको देना खेतों को, उसको कहते हैं हम इरिगेशन। यहाँ पर फिल करेंगे इरिगेशन। थर्ड है इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? यहाँ पर फिल करेंगे लीटर। फोर्थ में वर बिल्ट टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। बारिश के पानी को स्टोर करना और कलेक्ट करने के लिए क्या चीज बनाई जाती थी?
यहाँ पर हम फिल करेंगे बाउलीज। एंड लास्ट फिफ्थ इज डैश सिस्टम सेव्स ए लॉट ऑफ वाटर। इस सिस्टम से पानी की बचत, बहुत सारे पानी की बचत होती है। किससे? ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर हम फिल करेंगे स्प्रिंकलर। स्टूडेंट्स ये पांचों आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं। बी पार्ट देखते हैं। चलिए इसका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे कुछ ये टर्म्स लिखी हुई है, इनको आपको डिफाइन करना है, यानी एक तरीके से इनकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, एक एक दो दो लाइंस में। ये आपके लेसन के अंदर ही है, जो हमने अभी पढ़ा है उसमें से आप ढूंढकर कॉपी के अंदर लिखेंगे और याद भी करेंगे। ये आपका होमवर्क में बी पार्ट है। सी पार्ट आपको नहीं करना है, मैंने इसको क्रॉस लगा दिया है। चलिए डी पार्ट देखते हैं। इसका राइट, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट के लिए आपको सही के लिए ट्रू लिखना है, गलत के लिए फॉल्स लिखना है। आगे आपके बॉक्स दिए। चलिए फर्स्ट देखिए, पाइपलाइंस आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ये कह रहे हैं कि जमीन पर पानी का मुख्य जरिया पाइपलाइंस है। ये हमारा फॉल्स है। मैंने एफ लिखा है, आप पूरा इसको FALSE लिखेंगे, पूरा पूरा आप यहाँ पर फिल करेंगे। सेकेंड है बाउलीज वर कॉमन इन गुजरात एंड राजस्थान। ये ट्रू है हमारा। थर्ड है प्याउज मीन टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ये फॉल्स है, फॉल्स लिखेंगे। फोर्थ है राइस एंड जूट क्रॉप्स नीड ए लॉट ऑफ वाटर। ये ट्रू है, इसके लिए ट्रू लिखेंगे। एंड लास्ट फिफ्थ है वाटर पंप इज यूज टू ड्रॉ आउट अंडरग्राउंड वाटर। ये हमारा ट्रू है, ये भी आप बुक के अंदर ही फिल करेंगे। एंड लास्ट पार्ट ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे आपके 1 2 3 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनके आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स ये आपके लेसन नंबर 17 के क्वेश्चन आंसर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। नीचे जो लिखे हुए हैं इसके अंदर आपको दोनों में फर्क यानी अंतर बताना है। फर्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। अंडरग्राउंड और सरफेस वाटर के बीच में आपको फर्क बताना है। दूसरा है सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल यानी घुलने वाले और रेगुलेशील पदार्थ जो हैं उनके बीच में हमें फर्क बताना है। इसका आंसर ये है फर्स्ट। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज ए स्प्रिंकलर सिस्टम वर्क। स्प्रिंकलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो आपको बताना है। ये सेकंड का आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज ए वाटर व्हील। वाटर व्हील क्या होता है या किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको अपनी कॉपी के अंदर लिखना भी है और आपको याद भी करना है। स्टूडेंट्स आपको इस लेसन का बी पार्ट डिफाइन द टर्म वाला और ई पार्ट क्वेश्चन आंसर वाला आपको कॉपी के अंदर लिखना भी है और याद भी करना है। और बाकी जितना भी अदर वर्क मैंने आपको बताया है वो आप बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ today's lesson is over. I hope you liked and understood my video. Thank you.